एमटी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा नया बैच ही आपको नैया पार कराएगा। हम पे रखो विश्वास, मैं ला के दूँगा एक सरकारी सीट। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, जो आपकी सफल की पहली सीढ़ी आपकी तरफ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखिए कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखिए जब बच्चा फेल होगा ना तो बच्चे का कोई दोष नहीं होगा। ये बात क्लियर है, समझ लीजिए। जब बच्चा फेल होगा तो बच्चा का कोई दोष नहीं होगा। बच्चा फेल हो गया तो इसमें बच्चा कोई दोष नहीं होगा। अब बच्चे को कसूरवार नहीं मान सकते हैं। कसूरवार कौन है? आइए उसको मैं खोजता हूँ, उस चोर को ढूंढता हूँ कि वो चोर है कहाँ। आइए 1 नंबर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर ये ऑप्शन है, हम इसको देखते हैं। बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। क्या हमें याद करने के लिए, रटने के लिए, स्मरण करने के लिए स्कूल में जाते हैं? जी नहीं। जिस ऑप्शन में याद करना आ गया वो ऑप्शन 95% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये गलत है। आप याद करना, स्मरण करना, रटना ही केवल अगर जिस शब्द में आ जाए, ये नकारात्मक शब्द है, ये आते ही इस ऑप्शन को आप तुरंत से काट दीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे एजुकेशन चैनल में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे एमटी एजुकेशन चैनल में। ये नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव हमारे माइंड से निकल जाना चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ये चोर को मैं पकड़ता हूँ, अभी देख लीजिए। ये चोर को पकड़ता हूँ। क्या आप ये बता दीजिए, जब स्कूल में, स्कूल का व्यवस्था ढंगर होगा, स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे, स्कूल में जब पढ़ाई होगी ढंग की, तो क्या हमको ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। चलिए, व्यवस्था फेल हो गया क्योंकि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने हमें समझाया ही नहीं, टीचर ने हमें बताया ही नहीं, तो हम कहाँ से एग्ज़ाम में लिखेंगे भाई साहब? बताओ मेरी प्यारी बहनें, हम कहाँ से लिखेंगे? जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हो गई। ये हमारा राइट आंसर 3, व्यवस्था फेल हो गई। चौथा ऑप्शन हम ये भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे भी ऑप्शन नहीं। हो सकता है कहीं इससे भी बेहतर हमारा 4 ऑप्शन ना हो जाए। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। अरे कौन कहता है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है? हमारे जीन पियाजे साहब तो कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। हमारे जीन पियाजे साहब ने कहता है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, और ये कहता है जिसने व्यवस्था फेल कर दिया, उन्होंने कहता है कि बच्चा पढ़ने की योग्य नहीं है। बिल्कुल है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 3, 3। हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो ये कह रहा है शिक्षण से अधिगम पर, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? पहली बात समझ लीजिए, पूरी क्लास में हम सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट मांगते हैं तो वह मानते हैं बालक को। बालक जहाँ बैठ गया वही बाल केंद्रित हो गया। ठीक है ना? शिक्षक का महत्व नहीं है। ठीक है ना? बालक का महत्व है। समझे? अब आते हैं शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए, पहली बात मैंने क्या कहा था भाई साहब? ऑप्शन 2 में रटना। मेरे एजुकेशन, एमटी एजुकेशन चैनल में रटने का कोई नहीं, कुछ नहीं है। हमारे डायरी में ये नाम शब्द है ये नहीं है। रटना हमारी 95% गलत है। और दूसरी है कि अगर ऊंची शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, शिक्षण की तकनीकी ने अपनाकर हम कैसे एजुकेशन हासिल कर लेंगे भाई? कैसे अलग कर लेंगे शिक्षण अधिगम से पर बल देने वाला? क्या कैसे हो सकता है? चौथा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। क्यों? सेंटर को मैं मान लिया सब कुछ वही है, हमारा बच्चा ही नहीं गया तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं हो पाएगा। यानी हमारे लिए सब कुछ बच्चा है, बच्चे को हम सब कुछ मानते हैं। यहाँ तक आयोग ने बच्चे को भगवान माना है। आप भी बच्चे को भगवान मानिए। मैं घंटी बजाने वाला हूँ,
टीचर जो होते हैं ना वो घंटी बजाने वाले पुजारी होते हैं, भगवान बालक होते हैं। इसलिए ये तो कहता परीक्षा परिमाण दर केंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार, केंद्रीकरण कर लेंगे, केंद्रित तो कर देंगे, और पढ़ने कौन जाएगा, बच्चे ही नहीं तो पढ़ेगा कौन। इसलिए हम सबसे 1 नंबर मानेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बालक को अपनाकर मैं एजुकेशन को आगे की तरफ बढ़ाऊँगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आइए हम लोग चलते हैं 3 नंबर ऑप्शन की तरफ। देखिए समझते रहिएगा क्या है इसमें, आप इसको समझते रहिए थोड़ा सा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। देखिए जब हम मतलब बीज रोपेंगे, बीज बोएंगे खेत में या कहीं भी बोएंगे, तो वो अंकुरण देगा। मतलब बीज के बारे में सबसे बेहतर हम कैसे मतलब अनुमान लगाएंगे कि सबसे बेहतर क्या तरीका हो सकता है बीज का ये करने का, अनुकरण करने का। बीज के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, मतलब बीज के बारे में हम कैसे जाने और कैसे जाने की सबसे बेहतर हो सकता है ये प्रक्रिया। तो ये आइए यहीं कहीं चोर छुपा हुआ, हम इसको देखते हैं। और इसका सबसे पहले देखिए ये कह रहा है नीचे से विस्तृत व्याख्या करना, बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना। सही बात है, मैं चित्र दिखा दूंगा, मगर इसे दिखा तो दूंगा, मगर उतना प्रभावित नहीं है ठीक है, मतलब उतना नहीं है। हम आगे रहते हैं, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। मैं चित्र बना उसके बारे में बता दूंगा, मगर आंखों देखा जो हाल होगा वो सबसे सटीक होगा और सबसे सही होगा। ये आंखों देखा हाल पे सबसे ज़्यादा करेंगे विश्वास, और हम टिक लगाएंगे ए से एप्पल की तरफ, 1 नंबर धड़ाक से। आइए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर समावेशी शिक्षा। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा सारे लोगों को एक साथ बैठाकर, मतलब अगर कोई बच्चा मतलब कोई विकलांग हो, या कोई बच्चा अति पिछड़ा हो, या एसटी हो, मतलब या समान हो, मतलब किसी भी वर्ग से आता हो, उसको एक जगह बैठाकर एजुकेशन देना ही समावेशी शिक्षा है। क्या है, चाहे वह किसी तरह का विकलांग हो, चाहे वह किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वह किसी समुदाय का हो, चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़की हो, सबको एक ही क्लासरूम में बैठाकर क्लास के अनुसार एक ही क्लास में बैठाकर उसको शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, आइए सही बात है। देखिए दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, मैंने क्या कहा था, कठोर शब्द कभी भी मैं यूज नहीं कर सकता, और हमारे डायरी में कठोर शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कि बालक क्या है, वो आयोग ने उसे भगवान माना है, और भगवान के साथ कठोरता कैसे हम पेश कर सकते हैं भाई, कैसे। इसलिए हमारे लिए कठोर बिल्कुल गलत है। आइए 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित, हाशिए पर स्थित वर्गों का शिक्षा में सम्मिलित करने से संबंध। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और हम लोग आगे तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, समस्या सत्य या असत्य वाला प्रश्न, निधात्मक प्रश्न। देखिए लघुणात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य वाला, निबंधनात्मक प्रश्न। इसके बारे में अगर आपको देखना होगा तो हमारा और भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर MT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पे सारा का व्याख्या किया हुआ है। फिलहाल में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए केवल, मैंने बार बार कहा हूँ कि केवल शब्द हमारे डायरी में नहीं है। आयोग ने केवल शब्द को नकारात्मक शब्द माना है, इसलिए नकारात्मक शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमको हमेशा
पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे हम सीटीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे सीटीईटी क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए हमारा 1 नंबर क्या हमने बोला था भाई साहब, केवल को बैंड करो भाई, केवल तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, परीक्षाओं के लिए अच्छे अंक प्राप्त करना, क्या सर, अंक प्राप्त करना, ये नहीं हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। अच्छे अंक प्राप्त करना मतलब अगर हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो क्या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये ज़रूरी है। क्या हम एजुकेशन अच्छा हासिल करके क्या हम मतलब समाज में अच्छा समाज में भी अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन हमें आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, अच्छा अंक प्राप्त करने पर बल देने के लिए नहीं, बार बार ली जाने वाली। क्या आप बता दीजिए भाई साहब, मेरी प्यारी बहनें, आप एक बात बता दीजिए हमको, क्या अगर आप क्लासरूम में बैठी हुई हैं या आप टीचर ही हैं, मान लीजिए कि आप भाभी टीचर हैं और भाभी टीचर मान लीजिए कि आप अपने क्लासरूम में गई और बच्चे को वो लगातार अपने घंटी में कहती रही कि सिर पे खड़े हो जाओ सारे बच्चे और 2 का पहरा पढ़ते रहो, तो क्या वो लगातार पौन घंटा अगर सिर पे 2 का पहरा पड़ेगा तो क्या वो बच्चे उबेंगे या नहीं उबेंगे, ऊब जाएंगे। इसलिए हमको अनेक प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे बच्चे का मन लगा रहे। तो हमारा ये भी नहीं होगा, समय सरनी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये राइट आंसर हो गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षण के विशेष उद्देश्य के लिए परीक्षा ले जा रही है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डॉट के बारे में चिंता है। कह रहा है कि एक शिक्षक साहब है, एक टीचर साहब है, जैसे मान लीजिए कि जो मेरी प्यारी बहनें या हमारे प्यारे भाई जो देख रहे हैं वो भावी शिक्षक है, टीचर है, तो उनको मान लिया जाए कि वो भी टीचर हो गए, वह 1 मिनट के लिए टीचर हो गए और उनको मिला क्या कि आप प्रश्न पत्र बनाइए, और प्रश्न पत्र बना लिए और प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है। जांच क्या करता है कि परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा लेने के लिए जो हम बच्चे का जो मतलब जो परीक्षा जो लेने जाएंगे तो क्या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डॉट के लिए चिंतित है कि नहीं, कि वह यह चीज़ को सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है कि प्रश्न में हम क्या रखें, कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं कि जिसमें हमारा सारा चीज़ सम्मिलित हो। तो ये कह रहा है कि देखिए इसमें ये ऑप्शन जो है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना है, बिल्कुल करना है भाई साहब, टेंशन नहीं लीजिए, करना है। अच्छा, प्रश्नों के प्रकार, यह भी सही बात है, प्रश्नों के प्रकार अलग अलग होना चाहिए। विश्वसनीयता, यह भी सही बात है। वह टाइम भी सही बात है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, जो इसमें सब समाहित हो गया हुआ है, टोटल इसी के अंदर आता है संपूर्ण विषय वस्तु को समझ, मतलब सारा चीज़ को, प्रश्न के प्रकार को, विशेषता को, वैधता को, सारा को इसी में संपूर्ण विषय वस्तु में ही शामिल कर लिया है और इसलिए ये 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप देखिए मेरे भाइयों, आप इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि, देखिए आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए कि इसका आंसर कौन सा होता है। चलिए हमारे भाई के आने स्टार्ट हो गया, राकेश कुमार जी के आना स्टार्ट हो गया। राकेश जी का क्या नाम है कि सी, बहुत सारी हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे भाई बहुत सारे हैं जो भावी शिक्षक है जो देना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ आदमी बी दे रहा है, कुछ आदमी ए दे रहा है, कुछ आदमी सी दे रहा है। भाई क्या हो गया है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर से समझिए, समझ के बात बताइए। देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए लिए होगा। विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, मैं इंसान हूँ, मैं कैसे नहीं सोच सकता हूँ, मैं तर्क क्यों नहीं कर सकता हूँ? आप बताइए, जब बच्चे को पढ़ाइएगा तो क्या उसको तर्क करने से मना कर दीजिएगा? जिसमें 9 हो गया तो ये नकारात्मक शब्द हमारे यहाँ कभी नहीं चलता। मैंने कहा था ना, नकारात्मक शब्द हमारे शब्द में कहीं नहीं है। हम नकारात्मक सोचेंगे तो सफल कभी नहीं हो पाएंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे झोली में एक सरकारी सीट इस बार है। चलिए अब ऑप्शन दूसरा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह प्रासंगिक है।
अरे यार कैसे हम बच्चे मतलब स्कूल से बाहर भी तो बच्चे खेलते हैं, बच्चे दोस्तों से मिलते हैं, तो मिलते तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि उसके साथ बुराई सीखेंगे, अच्छा भी सीखता है यार। चलिए उसके बाद आ जाइए ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, जब क्लास में बच्चा जाए और आप भावी शिक्षक हैं, मैं यही बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार एक सीट कन्फर्म कर लीजिए और शिक्षक बन के जाइए। तो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो उनके अनुभवों के हिसाब से ही, वो अगर आप एक सेब लेके उनके बारे में पूछिए, वो उसके बारे में क्या उनका अनुभव होता है, उनके अनुभव के आधार पर ही आप उनके अनुभव को प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर हमारा राइट नंबर 3 बिल्कुल सही। आइए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन, हमारा जो विद्यालय में जो आकलन होता है, जब विद्यालय में जो हम क्लासरूम में जो रहता है हमारा आकलन जो होता है, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब है जब हम क्लासरूम में रहते हैं या हमारे विद्यालय हम क्लासरूम में रहते हैं, तो हमारा क्लासरूम के अंदर जो आकलन होता है वह मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। ये कहा गया है बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे अंग्रेड। मैंने क्या कहा था भाई साहब, अंग्रेड बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारे डिक्शनरी में नहीं है, एमटी एजुकेशन चैनल में ये कहीं नहीं है। ये आप मानसिक ये निगेटिव पॉइंट हटाइए और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। अच्छा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा समझ है। उसके बाद है आकलन बहुत किफ़ायती। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं आकलन करने गया हूँ तो ऐसा थोड़ी ना घर से सोना का किताब और चांदी का पेन लेकर जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 1 बिल्कुल राइट। सबका सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही, सबका सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए हम लोग अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सब लोग पढ़िए। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, देखिए आप पहले बात समझ लीजिए, शिक्षार्थी मतलब छात्र छात्राएं, बालक बालिका, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में अति पिछड़ा, हरिजन, ओबीसी, विकलांग, समान, जनरल, सारे समुदाय से बालक आए हैं पढ़ने के लिए, समझे। और एक दूसरे में वह क्या कर रहा है, भिन्नता कर रहा है, वैयक्तिक भिन्नता कर रहा है। अलग अलग, आप अलग बैठो, मैं अलग बैठूंगा, तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ बैठेंगे। तो इस पीरियड में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छा, कठोर अनुशासन, मैंने भाई साहब क्या कहा था, एमटी एजुकेशन चैनल के पास ये कठोर वाला मामला कहीं नहीं है, आप इसको हटाइए दिमाग से। कठोर जिसमें आ जाए वो गलत हो जाएगा। संख्या बढ़ाने की, मतलब परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ा देने से क्या उसमें वो अलग अलग मतलब एक जगह हो जाएगा, पढ़ने में लग जाएगा। जी नहीं, अधिगम एक समान पर बल देना, गति पर ही बल देना। क्यों भाई, एक ही गति पर क्यों बल देंगे, क्यों हम भिन्न भिन्न सामग्री क्यों नहीं उपलब्ध कराएंगे, क्यों एक ही चीज़ पर बल देंगे, लगातार एक ही चीज़ पर बल देंगे, खाली पढ़ो 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 पढ़ो। भाई क्या पढ़ो, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ो, बल दो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गणित पढ़ो गणित पढ़ो गणित पढ़ो, खाली गणित पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। इसलिए कहता सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। मैंने क्या कहा है कि हमारा अनुभव हमारे लिए बहुत महत्व है और हमारे अनुभव को महत्व स्कूल में क्लास में मिलना चाहिए और टीचर को हमारे महत्व को देना चाहिए। भावी शिक्षक, हमारे प्यारे भाई, हमारी प्यारी बहनें, अपने अनुभव को आप वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हमारे साथ साथ अभी इसका आंसर निकालिए।
कि आप भी अच्छा कर सकते हैं, आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है हमसे भी कोई भूल हो जाए, इसलिए आप भी हमें रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक जनरल इंसान हूँ और आपका सहयोग चाहिए और आपका साथ चाहिए। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का वृद्धि और विकास। वृद्धि एक नियंत्रण समय के बाद रुक जाती है और विकास जन्म से लेके मरने तक, मतलब जन्म से लेके मरण तक चलता ही रहता है। कुछ न कुछ हम सीखता ही रहते हैं, विकास होता ही रहता है। आइए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा रेखीय चलती, बिल्कुल सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल सही बात है। विकास की सभी परिभाषाएं अंतसंबंधित, बिल्कुल सही। अंतसंबंधित नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब हम लोग आते हैं बिल्कुल सही को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं और इसमें राइट पे आ जाते हैं, ठीक है। आते हम लोग एक नीचे से, कह रहा है विकास की सभी क्रियाएं अंतसंबंधित नहीं है, अंतसंबंधित है, अंतसंबंधित है। अच्छा एक बात बताइए, किसी कोई वैज्ञानिक होता है और कोई कमज़ोर दिमाग का होता है, अंतर हुआ कि अंतर संबंधित? यह निरंतर चलने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर लगातार चलता है, मरण से लेके गर्भ स्थान से लेके शमशान स्थान तक चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये नहीं कभी सीधा भी होता है, कभी रेखीय भी होता है। सीधा मेरा टेढ़ा मेरा चलता रहता है, हमेशा रेखीय नहीं, कभी सीधा कभी रेखीय। देखिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 11 का हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। वर्ग हम लोग ये देखेंगे, मानव विकास के क्षेत्र में, मानव विकास के क्षेत्र में आप लोग इसको पढ़िए, जब आप लोग इसको पढ़िए उसके बाद इसका जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़िए, लेट मत कीजिए। आइए आप लोग पढ़ लिए, चलिए आइए अब हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, जो है कि एक शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। देखिए, संवेदनात्मक, उसके बाद संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। अब उसके बाद यह भी सही है, सॉरी यह भी सही है, यह भी सही है। और कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक, यह भी सही है और यह भी सही है। मगर सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक समझ लीजिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, देखिए अब ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, आपको समझिए। एक शिक्षिका, मतलब एक टीचर, मान लीजिए आप ही में से कोई एक टीचर पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी को कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। क्या करती है? मान लीजिए रेखा जी, आप ही मान लीजिए, चलिए रेखा जी आप ही मान लीजिए कि आप एक टीचर है, एक शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी के कुछ चित्रों को प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों की इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब पिछले ज़िंदगी से जुड़ता है, पूर्व ज्ञान, सॉरी ज़िंदगी नहीं, पूर्व ज्ञान पिछला ज्ञान से जुड़ता है। पूर्व ज्ञान और पोषण के संकल्पना को सीखते हैं, यह उपागम पर आधारित है। देखिए आज ये कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थियों से इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण। देखिए पूर्व ज्ञान हमको क्या पता है कि मेरा घर, मतलब आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं
हमको पहले से पता है कि आपका नाम जो है ना राधे श्याम है या राकेश है या साहिल है या मतलब एम तलत है, जो भी है, मतलब जो भी है। तो अब मैंने उससे क्या किया कि उससे एक मरतबा और मिला और एक मरतबा पूछा कि आपका नाम क्या है। तो पहले से हमको जानकारी था ही कि मेरा नाम राधे श्याम है या मेरा नाम पूजा है या मेरा जो भी नाम है। और उसके बाद मैंने पूछ दिया कि अब पूजा एक बात बताओ कि आपका घर कहाँ है, घर कहाँ है। तो पहले से पूर्व जानकारी क्या था, पूर्व ज्ञान क्या था, पूर्व ज्ञान कि हाँ उनका नाम राधा है या श्याम है या जो भी है। और इस बार मैंने उनसे ये भी पूछ दिया कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है। तो उन्होंने एक और क्या किया, एक और नॉलेज हमारा बन गया। नॉलेज को क्या बोलते हैं, ज्ञान, एक हमारा और ज्ञान में निर्माण हो गया। तो आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए ना, आप लोग समझ गए कि देखिए आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। एक शिक्षिका पाठ पुस्तक को फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। मतलब शिक्षिका पाठ पुस्तक एक मतलब कुछ तस्वीर है और एक तस्वीर जो है एक तस्वीर एक जो एक बोर्ड पर जो तस्वीर बना हुआ है वो बना हुआ है पाठ पुस्तक किताब का, पेन का, कलम का, मतलब इसका बना हुआ है। और दूसरा में फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है, मतलब दोनों में से थोड़ा थोड़ा करती है और अपने विद्यार्थियों को चर्चा करती है कि ये पेन है, ये कलम है। और इस मतलब ये पूर्व ज्ञान हो गया। इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, इस जानकारी को, ये कलम है, ये पेन है, जो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो संकल्पना को देखते हुए ये उपागम डेट पर प्रभावित करता है। तो मैंने कह दिया कि अगर मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम राजा है और राजा का नाम मुझे पता है कि ये राजा का नाम राजा है, पर राजा का घर कहाँ है, राजा के पिताजी का क्या नाम है। तो मैंने राजा से दूसरी बार मिला और राजा जी से पूछा कि बताइए आपका घर कहाँ है, आपके पिता का क्या नाम है। तो हमारे पहले तो नाम था सिर्फ राजा, उसका नाम था, और राजा नाम के पिताजी का नाम जो हो गया तो उसमें और मेरे ज्ञान में एक और चीज़ जुड़ गया। क्या जुड़ गया कि राजा के पिताजी का नाम राधे श्याम है, या राजा घर मुजफ्फरपुर है, या राजा घर शिवहर है। तो हमारे ज्ञान में क्या हो गया, हमारे नॉलेज और हमारा नॉलेज और बढ़ गया, क्योंकि उसके पहले मैं एक ही चीज़ जानता था, अब दो चीज़ जान गया। तो इसलिए अब सीधी सी बात है, ये इसका हो जाएगा ज्ञान का निर्माण। किसका, ज्ञान का निर्माण। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैड डॉट के कारण रोता है। देखिए सामाजिक दृष्टि, मतलब ऐसा थोड़ी है कि समाज, बच्चा तो समाज को जानता ही नहीं है। बच्चा को गोद में ली दादी, माँ के गोद से ली, बच्चा रोने लगा तो इसमें समाज का क्या रोल है भाई। जब वो बड़ा होगा तब तो समाज का रोल होगा ना, जब वो समाज में जाएगा तब तो समाज का रोल होगा ना। माँ ले रही गोद से, छोटा बच्चा है, समाज उसको क्या मतलब है। अच्छा आइए अब कर अजनबी दृष्टि। भाई कैसे, दादी है, घर की है, अजनबी कैसे है। अच्छा योग्य दृष्टि, नहीं ये हो गया संवेदनात्मक दृष्टि, बिल्कुल राइट आंसर, ये 2 नंबर। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 15 क्वेश्चन पे। कितना पे, 15 क्वेश्चन पे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है। कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाज का क्या तात्पर्य है। ये कह रहा है कि देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक समाज में अगर हमको रहना है, या भाई साहब आप ही को रहना है या जो भी हो, हमारे भाभी शिक्षक, हमारी प्यारी बहना, हमारे भाई, आप अपने ऊपर एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको समाज में रहना है तो आपके मम्मी पापा, आपकी दादी दादा कहेंगे कि आपको रात में बाज़ार नहीं जाना है, आपको फलाना चीज़ नहीं खाना है, आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको मतलब वो आपके परिवार के लोग जो होंगे, आपके समाज के लोग जो होंगे, वो उनको आपको क्या करेंगे, किसी चीज़ को करने के लिए मना करेंगे। जब मना करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे ना। अनुकूलन में समावेशन और समायोजन, समायोजन और समावेशन, अनुकूलन के दूर होते हैं समायोजन और समावेशन, समझे। तो एक होता है समावेशन जो होता है ना, इसमें कहा गया हुआ है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेना ही समावेशन कहा गया हुआ है। और पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी को जोड़ते हैं तो विरोधाभास होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कुत्ते को देख के, मैंने पहले कुत्ता काला देखा था और काला देखने के बाद कुत्ता को वही कुत्ता को मैंने सफ़ेद देखा, तो हमको मतलब आवाज़ हमको ये पता चल गया कि ये भी कुत्ता था और ये भी कुत्ता है। तो ये क्या हो गया, जब नई पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मैंने जोड़ लिया तो ये हमारे लिए हो गया क्या, समावेशन।
और जब मैंने कुत्ता को देखा और कुत्ता ही जैसा 4 पैर वाला, कुत्ता ही जैसा दिखने वाला मुझे दूसरा जानवर देखा, और मैंने ये भी समझा कि ये कुत्ता है, मगर उसकी आवाज़ से या उसके चाल चलन से जब हमारे दिमाग में विरोधाभास हुआ, जब हमको मतलब समझ में आया कि ये कुत्ता नहीं है, तो विरोधाभास हुआ। जब उसके विरोधाभास होने के बाद ये हमको लगा कि नहीं ये कुत्ता नहीं, ये दूसरा जानवर है, तो हमारे नॉलेज में एक और चीज़ जुड़ गया, स्कीमा में हमारे जुड़ गया। उसको कहा गया है समायोजन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन। देखिए, वातावरण के साथ हमको जिस माहौल में है उस माहौल के साथ, माहौल ही तो है वातावरण ना भाई, अनुकूलित कर लेना, उसमें सम्मिलित कर लेना, मिल जाना, उसके हिसाब से ही चलना है। हमारे दादा ने कहा कि नहीं, अब मान लिया कि हमारे यहाँ ईद होता है तो हम तो ईद मनाएंगे ही, आप मतलब, और हमारे यहाँ दशहरा होता है दशहरा मनाएंगे ही। ऐसा थोड़ी ना ईद के दिन दशहरा, दशहरा के दिन ईद मना लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। चलिए, इसके लिए हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये अपने सामाजिक दंड बनाना, अपने सामाजिक मानदंड बना, अपने हिसाब से थोड़ी समाज को बदल देंगे भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने हिसाब से समाज को नहीं बदल सकते हैं, समाज जैसा है उसी में हमको लेना चलना है। समाज के बड़ों का सम्मान करना है, मगर समाज वातावरण के अनुकूलित और समायोजन हो जाना है, समझे। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 16 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, 16 नंबर की तरफ। और 16 नंबर की तरफ आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई कीजिए। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। देखिए, कहने का मतलब है कि मतलब राज्य स्तर पे मतलब कोई चीज़ का एक खेल सम्मेलन हो रहा है, ठीक है ना। तो खेल सम्मेलन हो रहा है तो खेल सम्मेलन के लिए एक विद्यालय जो है वह स्पेशल लड़की को ही वरीयता दे रहा है। तो हमारा आयोग ने कहा है, मतलब 1 to 5 क्लास में जो हम पढ़ते हैं, हमारा आयोग ने कहा है कि अगर खाली लड़का को बढ़ावा देना भी क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, खाली लड़की को भी बढ़ावा देना लैंगिक पूर्वाग्रह है। इसलिए इसमें उन्होंने क्या किया है कि लड़की वरीयता देता है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि प्रगतिशील चिंता ये भी नहीं हो सकता है, परियोजनात्मक उपागम ये भी, वैयक्तिक परिवीरता ये भी नहीं हो सकता है। ये हो गया हुआ है लैंगिक पूर्वाग्रह। अच्छा, देखिए, आइए हम लोग अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए, वाइगोस्की साहब जो है, इन्होंने, जानते हैं इनका पासवर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक भाषाएं। वाइगोस्की साहब ने सबसे ज़्यादा समाज को महत्व माना, समाज को महत्व दिया है। और इसी में एक और वैज्ञानिक साहब है जिनका नाम है जीन पियाजे साहब, और जीन पियाजे साहब ने सबसे ज़्यादा अगर महत्व दिया है तो किसको, संज्ञानात्मक विकास को, चिंतन को। मतलब उनका, पियाजे साहब का कहना था कि बच्चे के अंदर पहले चिंतन होगा, उसके बाद मतलब सामाजिक विकास होगा, ठीक है ना। अगर सामाजिक विकास होगा, और उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले सामाजिक विकास होगा उसके बाद चिंतन होगा, ठीक है। दोनों में इसी चीज़ का फेरबदल था। अच्छा, आपका वाइगोस्की बच्चे को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देंगे। अनुवांशिकता नहीं, नैतिकता नहीं, शारीरिक, नैतिक का जो दिया था, नैतिक का कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, कोहल वर्ग ने नैतिकता को महत्व दिया था। अनुवांशिकता हो गया, शारीरिक हो गया, अनुवांशिकता आप जानवे करते हैं, शारीरिक जानवे करते हैं। और इसमें ने वाइगोस्की साहब ने समाज को महत्व दिया था। वाइगोस्की का जहाँ नाम आ जाए, समाज आ जाए, पर किसी भी में सबसे पहले समाज आ जाए तो हमारा ऑप्शन समाज हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैदिक पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यह डैड से प्रभावित होती है। पहले बात समझ लीजिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि बच्चे क्लासरूम में जो हैं
बच्चे जो है हमारे क्लासरूम में है, जो एक हमारी भावी शिक्षिका है, मतलब एक शिक्षिका हैं, उन्होंने बच्चे को संतुष्ट करने के लिए उसको मतलब संतुष्ट करने के लिए वो भिन्न भिन्न तरह का सामग्री का उपयोग करती है, भिन्न भिन्न तरह के सामग्री का उपयोग करती है। यह डैट डैट से प्रभावित है, मतलब ये किस चीज़ से प्रभावित है, मतलब ये कई तरह, मतलब इसमें मोटा मोटी ये समझ लीजिए वो अपने बुद्धि का कभी मतलब उसके दिमाग में ये चलता है कि नहीं भाई हम इसको मतलब गेंद ला के देंगे ना, गेंद खिलाएंगे तो बच्चे को इसमें क्या होगा कि उन्होंने संतुष्ट होके और मतलब खेलेगा, मतलब उसके अंदर जब खेलेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। या वो मतलब कई तरह का मतलब अनेक अनेक तरह का काम कर रही है, तो अनेक अनेक तरह का काम करने का मतलब है कि बुद्धि जो है हमारा कई प्रकार का है। हमारा बुद्धि को आयोग ने 8 प्रकार का महत्व माना है। अगर बुद्धि का प्रकार पूछे तो 8 तरह का, अगर 7 भी हो तब भी गलत हो जाएगा और 9 हो तब भी गलत हो जाए। तो हमारा जो है ना ये 8 तरह का बुद्धि है, और 8 तरह की बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 3 बुद्धि का सिद्धांत दिया था और बाकी लोग दिए थे, और इसीलिए इन्होंने हो जाएगा कि अलग अलग बुद्धि का जो इस्तेमाल कर रही है तो वह हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था, और मैंने कहा था ना कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और 19 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है। आप भी पढ़ लीजिए और आप भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर दें। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मतलब यह है सहयोगात्मक अधिगम मतलब चर्चा करती है, प्रोत्साहित करती है। उपागम डैट डैट को सिद्धांत पर आधारित है। कह रहे कि एक बच्चा जो है वह शिक्षक से एक सवाल किया तो शिक्षक ने उसे जवाब दिया कि आप जो है ना एक सामूहिक जो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब सामूहिक गतिविधि हो रहा है, सामूहिक अधिगम चल रहा है, जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, जहाँ पे चर्चा हो रहा है, आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए, वहाँ पे ही आपको इस क्वेश्चन का हल प्रोत्साहित कर रहा है। यह उपागम है कि सिद्धांत पर आधारित है, समझे, उसको ग्रुप में आने के लिए प्रोत्साहित करें कि आप ग्रुप में आइए और ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। तो ये उपागम है कि सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि अनुदेशात्मक सामग्री उचित संगठन, मतलब उचित संगठन का हाई फाई, मतलब मैं 5 क्लास का बच्चा हाई फाई में कैसे जाऊँगा। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमि प्रतिरूपण। अच्छा, सीखने की तत्परता, सक्रिय सहभागिता, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बच्चे को नहीं कह रहा है। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो ऑप्शन आपके हाथ में है, आपको ऑप्शन खुद पे खुद दिखाई देने लगेगा। ये कह निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित, किससे संबंधित, टीचर से, बच्चे से नहीं, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कारक है, क्या कारक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। जब देखिए पहले बात समझ लीजिए, एक शिक्षक क्लासरूम में गया, जैसे मान लें कि आप ही में से कोई एक भावी शिक्षक जो है, हमारे प्रिय भावी शिक्षक जो है वो क्लासरूम में गया, और क्लासरूम में वो एक पाठ्य योजना बना के ले गया। क्या बना के ले गया, या पाठ्य योजना या लेसन तैयार करके गया, लेसन देने गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उसको बढ़िया से घर पे बैठ के पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसकी तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद जब उसको ये हो गया कि नहीं हमको विषय वस्तु में प्रवीणता नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है तो हम पढ़ा सकते हैं, तो वह सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विषय वस्तु का प्रवीणता किया, विषय वस्तु को जानकारी हुआ, उसके बाद उसको बढ़िया से पढ़ा, उसके बाद गया। तो बैठने की उचित व्यवस्था, हमारे कहते शिक्षक को बैठने की क्या ज़रूरत है, बैठने की उचित शिक्षा अधिगम संसाधन को उपलब्ध है, संसाधन को क्या करेंगे, हम सारा सामान ले आके दे देंगे, और टीचर शिक्षक तो हमारे पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको पढ़ाने नहीं आता तो क्या पढ़ाएंगे। विषय वस्तु में अनुभव का प्रवृत्ति, विषय वस्तु में अनुभव तो है मगर हमको सब मतलब जिसको पढ़ाने जाए उसमें अनुभव की प्रकृति, मतलब अब यहाँ करेंगे हमको प्रकृति का अनुभव, अब विषय वस्तु में प्रवीणता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 राइट। देखिए आप आ जाइए 4 से क्वेश्चन नंबर 4 डी, मतलब इसको हम लोग ले चलते हैं दिल्ली। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा
21 से स्टार्ट होगा, और 21 से स्टार्ट होगा। हम लोग देखते हैं कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 का क्वेश्चन हमारा जो है ये देखिए, गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, गजब का। आप लोग इसको पढ़िए पहले। कोहर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कह रहा है कि कोहर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब यहाँ पे है नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब बताइए, एक बात बता दीजिए कि हम जो ऑप्शन देख रहे हैं, पहले आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बिल्कुल ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। पूजा जी आपका ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। पूजा जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे है पूजा जी का ऑप्शन आ गया है। पूजा जी का ऑप्शन है 4, मतलब 4 से पक्का 4 मतलब हाँ। संजना जी डी। अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, हम आगे भी देखते हैं, देख लेते हैं डी। अच्छा चलिए, हम एक एक ऑप्शन को व्याख्या करेंगे। देखिए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देके, धार्मिक क्या मतलब, हमने कहने का मतलब है कि पंडित जी मौलवी साहब मतलब पढ़ते हैं तो उसके धर्म को महत्व क्यों दे देंगे। हम पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम उनके धर्म को क्यों महत्व दे देंगे। धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर हम क्या, हमारे क्लास में धार्मिक पढ़ाई होती है कि धर्म को ये करो, धर्म को करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म वाली बात हमारे एजुकेशन में नहीं है। एमटी एजुकेशन में धर्म की कोई बात नहीं है। व्यवहार के सब कुछ नियम बनाकर क्यों, हम अपने से व्यवहार का नियम बनाया जाता है, नहीं। कह नैतिक मुद्दे पर देखिए, अब है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। पूजा जी आप ध्यान रखिए, पलटी नहीं मारिएगा, आ जाइए, पलटी नहीं मारिएगा। पहले कठोर शब्द हमारे यहाँ, मैंने कहा कि एमटी एजुकेशन में कहीं से कठोर शब्द का प्रयोग नहीं हो, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं हो। शामिल करके, प्रोत्साहित करके, समझे, अवसर दे के, ये सब शब्द होता है, ये सब होता है पॉजिटिव। और ये प्रयोग करना, अवसर देना, समझे, चर्चा करना, ये सब पॉजिटिव होता है। समझे, शामिल करना, ये सब पॉजिटिव होता है। ऐसा शब्द आता है तो इसको हम लोग राइट मानेंगे, राइट है। और इसका जो है हमारा जो है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सी है। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 82 94 51 50 16, 82 94 51 50 16, 82 94 51 50 16। बिल्कुल। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में, मतलब छोटा बच्चा है, छोटा नन्हा बालक, प्यारा सा नन्हा बालक, छोटे विद्यार्थियों कक्ष में समय को, मतलब उससे ज़्यादा उम्र या उससे ज़्यादा नॉलेज वाला के साथ अंतक्रिया, मतलब बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए, अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए सिंपल समझ लीजिए, आपके घर में छोटा बच्चा है ना, 2 से 3 साल 5 साल का, तो उस बच्चे को दादा दादी के पास बैठा दो, मम्मी पापा के साथ बैठा दो, और उनसे पूछे तो उन्होंने जब भी रास्ता में कोई जाएगा तो उसे क्वेश्चन करेगा, दादा वो कौन जा रहा है, मम्मी वो कौन जा रही है, मम्मी पानी कैसा होता है, मम्मी गाड़ी कैसा होता है, मम्मी मुझे खिलौना चाहिए। वह तरह तरह का वो जो है ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। तो वही करे, ये एक दूसरे से प्रश्न का उत्तर सीख सके, मतलब वो पूछेगा, उत्तर सीखेगा नहीं ना। और थोड़ी कहेगा कि हम पटना की राजधानी, छोटा बच्चा पटना की राजधानी कहाँ है यार, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी क्या है। ये छोटा बच्चा है, उसे ये सीखने के लिए नहीं, वो उनके साथ बैठेगा ताकि वो पूछ सके, उसके अंदर पूछ सके, वो पूछ के कुछ उसके अंदर वो नॉलेज लेता है, उत्तर नहीं सीखता, नॉलेज लेता है। अब आइए पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं, मेरी प्यारी बहनें, भाभी शिक्षिका है, आप एक बात बताइए, आपकी नौकरी हो गई, आप स्कूल में पढ़ाने जाइएगा, ठीक है ना, और आपका 1 घंटे जो होगा 45 मिनट का होगा,
तो क्या आप 45 मिनट में बच्चे को पढ़ाइएगा या जल्दी पूरा कीजिए और पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पूरा करके चल दीजिएगा? तो एक बात बताइए, बच्चे के साथ तो आप खिलवाड़ कीजिएगा। तब आप बच्चे को पढ़ाने जा रही हैं या पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे से जुड़ के पढ़ाइए, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाइए, बच्चे को नई चीज़ से पढ़ाइए, बच्चे को भिन्न भिन्न सामग्री से पढ़ाइए, ताकि बच्चे इस चीज़ को एक बार पढ़े और पढ़ के उसके दिमाग में बन जाए और बच्चे कभी भूल नहीं पाए, ताकि बच्चे का भविष्य आगे चल के उज्जवल हो जाए। मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि अगर आप लोग टीचर हो जाते हैं तो बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाइए और उसके भविष्य को उज्जवल बनाइए। आइए, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित रख सके। अरे भाई साहब, ये ऑप्शन आइए हम लोग इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा देखिए, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समर्थकों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर सीख सके। भाई प्रश्न का उत्तर क्या? अच्छा, ये भी ठीक है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करना चाहिए। पूरा करना, रटना, तो वही बात हो गई ना, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ये कक्षा में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। लाठी चल रहा है क्या? डंडा चल रहा है, हल्ला हो रहा है, गोली चल रहा है क्या? उसमें नियंत्रित करेंगे बच्चे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाए, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। आइए 23 नंबर, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, क्या एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आइए ऑप्शन देखिए, काटने का तरीका सीखते हैं। बच्चे निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। उसे अन्य, चलिए सही है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसे सामान्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। क्यों अलग रखना चाहिए? अलग रखेंगे तो उनके दिमाग में जो है ना नकारात्मक प्रक्रिया चालू हो जाएगा कि हमें ये बीमारी है तब तो हमको अलग रखा है, हम उसके लायक नहीं है तब तो हमें अलग रखा गया हुआ है, हमारे अंदर क्या कमी है। अपने कमी को जब महसूस करेगा, उसके अंदर घृणा होगा तो वह क्लास जाना छोड़ देगा और वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिसके वजह से वो अपराधी बालक हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। आइए तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। अच्छा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सॉरी यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, यह भी नहीं होता। प्रवेश परीक्षा क्या होता है ये समझिए। आइए 24 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखिए, पियाजे साहब जो थे ना, वह स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। पियाजे साहब स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पियाजे साहब स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। उन्होंने जब बच्चे के ऊपर प्रयोग किया तो 4 अवस्था दिया। जिन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का अवस्था दिया है, उन्होंने 4 अवस्था दिया है। एक अवस्था दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको कहा गया है 0 से 2 साल का बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद होता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको कहा गया है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद होता है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष। उसके बाद होता है अमूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 से 15 साल। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें जो है संवेदी प्रेरक जो है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये संवेदी प्रेरक, ये इंद्रिय गामक अवस्था, इसके साथ समझे, ये इसमें क्या कर सकता है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक क्या। अच्छा चलिए हम लोग एक बात समझ लीजिए। आइए आप लोग, ये अगर हमको ऑप्शन पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, 2 साल का बच्चा जो है सामाजिक मुद्दा पर सरोकार कर सकता है, मतलब सामाजिक मुद्दा पर बातचीत कर सकता है कि हाँ क्या है नहीं? 2 साल का बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं, तो सामाजिक मुद्दा पर बात कैसे करेंगे? हम इसको काट देंगे। सॉरी, हम इसको काट देंगे। काट दिए, ठीक है, हम काट देंगे इसको। सॉरी,
काट देंगे इसको, ठीक है ना, काट देंगे, ठीक है, काट देंगे। अब उसके बाद आ गया विकल्प में निर्वाचन और विश्लेषण। क्या विश्लेषण कर सकता है? कर सकता है विश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण कर सकता है। एक से अधिक बातें क्या कर सकता है विश्लेषण? नहीं कर सकता है, तो हम इसको भी काट देंगे। अच्छा आइए, विश्लेषण हम इसको भी काट देंगे। अब तार्किक रूप से समस्या समाधान। 2 साल का बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। मम्मा मम्मा को आधा माँ कहता है, पापा को आधा पा कहता है। इस अवस्था में कह दे कि किस अवस्था में पापा को पा, मामा को माँ, नाना को ना करके बुलाता है, तो वो अवस्था सॉरी ये अवस्था नहीं है, वो अवस्था दूसरा है। वो अवस्था हो जाएगा वो पूर्ण संख्यात्मक अवस्था। नहीं सॉरी वही होगा, सॉरी वही होगा, यही होगा अनुकरण, ये होगा संवेदी पारक अवस्था। सॉरी आ जाइए। अब हम लोग आते हैं इसमें सबसे 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है और हमारा ऑप्शन भी है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगर आपको अनुकरण क्या है, स्मृति क्या है, मानसिक क्या है, निरूपण क्या है, और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप आइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। फ़िलहाल में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मानसिक निरूपण क्या है। देखिए, एक छोटा बच्चा है जो आपको मैंने एज बता दिया हूँ, 0 से 2 साल का बच्चा जो है, ये उसके अंदर ये मानसिक निरूपण हो जाता है। क्या हो जाता है? मानसिक निरूपण हो जाता है। देखिए, अब अनुकरण भी मैं हम बता देंगे। अच्छा आइए, तो मानसिक निरूपण क्या है ये आप सुन लीजिए। देखिए, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मान लें आप ही का छोटा सा बच्चा है, भाई हो बहन हो जो भी हो, आप ही का हैं, उनको अपने साथ दरवाजे पे ले जाइए। जब दरवाजे पे ले गए तो हम मतलब आप अपने बच्चे के साथ जो जिसका उम्र 0 से 2 साल के अंदर में है, 2 से नीचे है, तो वह दरवाजे पे गया। जब दरवाजे पे गया आपके साथ, तो दरवाजे पे आपने कुर्सी लगा के बैठ गया। जब बैठ गया तो बच्चे गोद में था और कुछ देर के बाद एक कुत्ता आया और कुत्ता आके लगा मतलब वाँ 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 लगा बोलने। जब बोलने लगा तो बच्चे ने उसकी आवाज़ को बड़ी गौर से सुना। सुनने की कुछ देर के बाद आपने वहाँ से कुर्सी से उठे और आ गए घर आ गए तो बच्चे रूम में थे, तो वही कुत्ता मतलब कोई भी कुत्ता वो आवाज़ निकाला तो उसके दिमाग में ये मानसिक में ये छप गया कि जो चीज़ बोला ये उसको पता नहीं होगा ये कुत्ता है या इसका कुत्ते का क्या नाम है, ये नहीं होगा, मगर उसके आवाज़ से वो अपने दिमाग में एक प्रतिबिंब बना लेगा कि जो चीज़ वहाँ था मैं देखा था वही बोल रहा है। इसी को कहा गया है मानसिक निरूपण। अनुकरण, जब देखिए अनुकरण क्या होता है कि जैसे जैसे बड़े करेगा उसी को देख के उसका नकल करना ही अनुकरण है। अगर 2 साल का बच्चा है और उसको जैसे कि उसके साथ अगर आप उसको पानी फेंकिएगा तो भी आपको पानी फेंकेगा। जैसे आप मतलब आप उसको मारने के लिए धिराइएगा तो भी आपको मारने के लिए धिराएगा, ठीक है ना। तो ये बड़े को देख के जो बड़े जैसे जैसे करता है तो बड़े को देख के अनुकरण नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। तब ठीक है, तो तार्किक वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि 0 से 2 साल का बच्चा तार्किक सोच नहीं सकता है, विकल्प को जान नहीं सकता है, मतलब विश्लेषण नहीं कर सकता है। विश्लेषण मतलब अलग अलग 2 भाग में 3 भाग में 4 भाग में बांट नहीं सकता है, सामाजिक मुद्दों को स्वीकार कर नहीं सकता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ये हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मानव माने आदमी व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत परिमाण कह रहा है कि मानव आदमी का व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्ति का अलग परिमाण क्या होता है। देखिए, अब आ जाइए हम इसको बढ़िया समझ लें, थोड़ा सा समय है अभी हमारे पास। मानव व्यक्तिगत परिमाण है पालन पोषण और शिक्षा, ठीक है, सही है, बिल्कुल राइट। अब आइए वांशिक और वातावरण का अंतक्रिया का। देखिए, केवल मेरे पास नहीं है भाई, केवल मैं नहीं मानता हूँ। मैंने बार बार आपको कहा कि जिस ऑप्शन में केवल आ जाए वो निगेटिव होता है। केवल हमारे डायरी में नहीं, एमटी एजुकेशन चैनल CTET 2022 में ये केवल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है।
हमारा जो है मानव व्यक्ति का परिमाण जो होता है, मानव जो होता है वो व्यक्ति जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण में ही गिर के वो अपने समाज में पलता बसता है, और वातावरण आनुवंशिकता और वातावरण ही उसके समाज का सबसे बड़ा अंग है। इसलिए जब मानव व्यक्ति का परिणाम जो होता है, परिमाण जो होता है वो यही होगा, और हमारे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा ऑप्शन जो आ गया, ये हो गया ऑप्शन हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग दीजिए, पढ़ लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कह रहा है शिक्षण अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों है महत्वपूर्ण, क्यों है? ये कह रहा है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब, कोई शक नहीं है, बिल्कुल राइट। मगर हम आगे भी ऑप्शन देखेंगे ना, इसे भी बेहतर हो सकता है ना, समझ रहे हैं ना बात को। ये कह रहा है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है, समझे, ही समूह में ही, समझे। ये थोड़ा सा ही वाला भी आप आइए ठीक लगा लीजिए। कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यालय से ऐसा ही बताया गया है। देखिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। अनुशासित करने के लिए अब कह रहा है कि बच्चों की विचार दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही सीखता है। चलिए अब आइए आप थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर रूप से इसको समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? थोड़ा सा क्लियर रूप से चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियर रूप से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही सीखता है। क्या घर में नहीं सीख सकता है, दूरा पर नहीं सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है ना। समूह में ज़रूरी है कि 10 आदमी बैठेंगे तभी सीखेंगे। दादी माँ से भी सीख सकते हैं, दोस्त से भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं ना। क्या सही बात है कि नहीं? सही बताइए, बोलिए, सही बात है कि नहीं है? शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीख सकता है। जी नहीं, कहीं भी वो बेहतर सीख सकता है। आइए हमारा इसलिए आइए हम लोग इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया 4, हम लोग हो गए डी से दिल्ली। चलिए अब हम लोग आए 27। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहले आप समझ लीजिए, आपको समस्या मतलब समाधान कब होगा, मतलब किसी चीज़ को हम समाधान कब करेंगे? जब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं होगा तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? जब समस्या होगा और समस्या हल हमसे जब हमसे समस्या होगा और समस्या का हल हमसे नहीं होगा, तब तो मैं समस्या के प्रति जागरूक होंगे ना। तब तो मैं किसी को खोजेंगे, पापा मुझे ये समस्या है, मम्मी मुझे ये समस्या है, मेरे भाई मेरी ये समस्या है, तब तो मैं जागरूक होऊंगा ना। मान लिया जाए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी जेब से पैसा गिर गया। जब जेब से पैसा गिर गया तो मेरे पास समस्या आ गया, तो मैं समस्या में जागरूक होऊंगा, तब तो मतलब अपने आप से सोचूंगा ना कि मैं क्या करूँ, सोचूं, जागरूक हूँ कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं किसी न किसी को दिमाग लगाऊंगा, पहले पापा को फ़ोन लगाऊंगा, फिर मम्मी को फ़ोन लगाऊंगा, फिर भाई को फ़ोन लगाऊंगा। अगर यहाँ से अगर नहीं मिल पाता है तो फिर दोस्त को फ़ोन, कहीं ना कहीं से समस्या को हल करेंगे ना। तो हल करने के लिए जागरूक होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? जागरूक होना ज़रूरी है। अगर आप मेरे बात समझ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले एक ही बार में, सीधी सी बात है कि हम लोग ये कर देते हैं कि हाँ, निर्माण नहीं करेंगे, ये बिल्कुल राइट। समस्या के प्रति जागरूक। आ जाइए 28 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? देखिए, भावनात्मक भाव से, मतलब
अध्यात्मक पढ़ाई से व्यवसाय एक मतलब कोई काम करेंगे। ये कह रहा है कि देखिए, आप समझ लीजिए बात को, अनुभाविक मतलब जब हम किसी चीज़ में अनुभव करेंगे ना, अनुमान लगाएंगे, तर्क करेंगे, तभी तो अनुभव से सीखेंगे ना भाई साहब। कौन मतलब इनमें कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जब तक हम किसी बारे में नहीं सोचेंगे, किसी कोई चीज़ को नहीं करेंगे, अनुभविक नहीं होंगे, उसमें भाव नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, उसमें अनुभविक नहीं होंगे, तो फिर कैसे होगा? कैसे सीखेंगे? मान लें कोई हम गेंद बैट खेल रहे हैं तो खेलेंगे तब तो हमको अनुभव